गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छी चल रही है? चलो ठीक है। कोई भी बच्चों डाउट आए ना तो कमेंट में डाल दो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम जो चैनल है अपना उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबकी मैंने लिंक डाली हुई है, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, और फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, और डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पर और r, थीटा पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सिखाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था अपना, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर, उसके इक्वेटोरियल पर और उसके r, थीटा पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल फाइंड करना सिखाया था, और पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने कराए थे, ठीक है ना। तो आज थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है अपना, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके साथ किस तरह से बिहेव होता है, कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता भी है नहीं लगता, या फोर्स लगता भी है नहीं लगता, मतलब वो कितना फोर्स फील करता है, कितना टॉर्क फील करता है, ये सारे रिलेशन आज हम देखेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स, एडवांस में, मेंस में आए या नीट में क्वेश्चंस आए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट स्किप किए हुए, ठीक है। तो चालू करें फिर। तो माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है। तो देखिए आज का लेक्चर। बच्चों अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएं, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे के नोट्स से पढ़ना इतना आसान नहीं होता जितना खुद के नोट्स से पढ़ना आसान होता है, ठीक है ना। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम रखेंगे, ठीक है ना, वो सेकंड टॉपिक रहेगा अपना आज का ही, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। पहले अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कि अपने पास मानो कोई इस तरह से एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। अब बच्चों ये मत पूछना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, किसी चार्ज के कारण जनरेट हुआ होगा, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इसकी इंटेंसिटी है वेक्टर ई, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब कोई डाइपोल है, जैसे कि एक माइनस इधर और एक प्लस इधर, और इस तरह से कोई डाइपोल है अपना, ठीक है ना। इस डाइपोल को मैं इस तरह से, इसका ओरिएंटेशन देखो, ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉर्क के लिए, ठीक है ना। मैं अभी सारी कहानी सिखाऊंगा। अभी मैंने ओरिएंटेशन क्या रखा है इसका, कि इस डाइपोल को थीटा एंगल, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे मैंने क्या किया है, इसको एक पोजीशन वेक्टर बनाया है इसका, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये डाइपोल की जो डिस्टेंस है दैट इज द 2a, ओके। तो आपको पता है हाफ हाफ होगी, ये a होगा और ये भी a होगा, ठीक है ना। लिखने की कोई जरूरत मुझे है नहीं, बाद में लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इस डाइपोल के साथ होगा क्या, ठीक है ना। आपको ये चीज पता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। सेम मैग्नीट्यूड, डाइपोल इसे ही तो बोलते हैं, सेम मैग्नीट्यूड हो और बीच की डिस्टेंस स्मॉल हो, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है, कितना, QE, ओके। और किस डायरेक्शन में लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, QE, और लगना भी है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पर भी फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, QE, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इस पर भी फोर्स कितना लगा, QE लगा, और इस पर भी फोर्स कितना लगा, QE लगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है,
तो वी कैन से कि एफ नेट इक्वल टू 0। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। एफ नेट क्या बताया मैंने बच्चों, 0। और होना भी है, कोई इधर क्यूई फोर्स लगा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ रिजल्टेंट कितना आना है, इसका 0 आना है। आर यू गेटिंग दिस? अब एक चीज समझना कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता, या फिर मैं कह सकता हूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तब जाके ये एफ नेट 0 नहीं होता। ध्यान रखना, एफ नेट तब जाके 0 नहीं होता, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लो E1, तो यहां पर E2 होती, तब हम नहीं कह सकते कि QE1 इक्वल टू QE2। ठीक है ना, E1 E2 अलग अलग है, तो एफ नेट उस कंडीशन में 0 नहीं होता, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखें तो हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखते हो, किसी भी ओरिएंटेशन से रख लो, कहने का मतलब आप इस तरह से रख लो, इस तरह से रख लो, इस तरह से रख लो, किसी भी तरह से रख लो, आपकी इच्छा करे जैसे रख लो। ठीक है ना, उस पर एफ नेट हमेशा क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एससी वर्मा में ये ऑब्जेक्टिव सेकंड में क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं लास्ट में डिस्कस कराऊंगा वो। ठीक है, तो एफ नेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब बात करें बच्चों टॉर्क की। ठीक है ना, टॉर्क लगेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे लगेगा, तो एक बात बताओ, ये क्यूई और क्यूई ये कपल फोर्स हुए कि नहीं हुए? आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा टॉर्क के कंसेप्ट में, कपल फोर्स है। या फिर ऐसा करो, इसको मान लो दैट इज द फोर्स एफ और दैट इज ऑल्सो एफ। ठीक है ना, तो ये जो F है, ये जो QE फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, टॉर्क लगता कब है? ठीक है, देखो मेरी बात समझना, टॉर्क लगता कब है पहले ये समझाऊंगा मैं। जैसे अपने पास कोई इस तरह से एक बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी पे यदि आप फोर्स लगा देते हो F इधर और F ही इधर, नाउ वी कैन से कि F नेट इक्वल टू 0। एम आई राइट? और नाउ वी कैन से ऑल्सो कि टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। वाई? रीजन समझना इसका कि यदि जो फोर्स है वो लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि फोर्स है उनका लाइन ऑफ एक्शन यदि सेम है, नाउ वी कैन से कि एफ नेट तो 0 है लेकिन टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स एफ और ये फोर्स एफ, ये बॉडी को रोटेट कर सकता है किसी कंडीशन से? नहीं कर सकता ना। अब यदि मैं आपसे दूसरी कंडीशन बोलूं कि इस तरह से एक अपने पास बॉडी है और इस पर ऊपर लग रहा है एफ यहां पे और नीचे लग रहा है एफ इधर की तरफ, ठीक है ना, आप प्रैक्टिकली नॉलेज लो इस चीज की। ठीक है, प्रैक्टिकली सोच के देखो, किसी बॉडी पर यदि एफ फोर्स ऊपर लगाते हो और नीचे एफ फोर्स लगाते हो, ठीक है ना, तो ये बॉडी रोटेट करेगी कि नहीं करेगी? बॉडी रोटेट, आप ऊपर से धक्का दो इसको इधर, इसको नीचे से धक्का दो, तो बॉडी रोटेट करेगी कि नहीं करेगी? बॉडी रोटेट करेगी, तो ऑटोमेटिक इस पे क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन एफ नेट तो अभी भी 0 है, तो ये चीज ध्यान रखना कि एफ नेट 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्क हमेशा 0 हो। देखो टॉर्क यहां भी जनरेट हुआ है, ठीक है, अब टॉर्क कितना होगा, क्या कैलकुलेशन होगी, वो बाद की बात है, पहले समझना है कि टॉर्क हुआ क्यों। ठीक है ना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो है ना फोर्स का वो सेम नहीं है। देखो लाइन ऑफ एक्शन इसका तो इधर है और इस वाली का इधर है, लाइन ऑफ एक्शन यदि सेम है फोर्स का, ठीक है, और फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, देन वी कैन सी कि एफ नेट इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो टॉर्क नेट इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, अब अपनी कंसेप्ट पर आते हैं दोबारा से। तो ये जो डाइपोल है इस पर एफ नेट तो हो गया 0, लेकिन टॉर्क लगेगा बच्चों। ठीक है ना, अब टॉर्क कैसे लगेगा कि इस तरह से आप मार्कर समझो, इस मार्कर को, ठीक है ना, ये मार्कर एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है QE, आर यू गेटिंग दिस, और इस पर फोर्स लग रहा है QE। ठीक है, तो ये मार्कर क्या करेगा, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? आ रही है बात समझ में? ये रोटेट करेगा ना, तो ये वाला फोर्स इधर की तरफ टॉर्क बना रहा है और ये वाला फोर्स इधर की तरफ टॉर्क बना रहा है, तो दोनों का टॉर्क किस डायरेक्शन में है? इसको भी देखो तो क्लॉकवाइज और इसको भी देखोगे तो क्लॉकवाइज। कपल फोर्स से करना चाहते हो तो कपल फोर्स से कर लो, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख देना और एक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देना। ठीक है, या फिर अलग अलग करना चाहते हो तो मान लो इसको ये दैट इज द τ1 दैट इज ऑल्सो τ2। ठीक है, यदि आपसे बोले कि सेंटर के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर यदि आपसे बोले कि टाउ नेट निकालना है हमें, तो टाउ नेट कैसे निकालोगे, τ1 प्लस τ2, वेक्टर ऐड कर दो इनको, ठीक है ना, आपके पास टाउ नेट आ जाएगा।
और वेक्टर में आप देखोगे तो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो दोनों ऐड होने, ठीक है। यदि एक एंटी क्लॉकवाइज होता, एक क्लॉकवाइज होता, तो फिर वो क्या हो जाते, सबट्रैक्ट हो जाते आपस में, ठीक है। वेक्टर के सहित लिखना है आपने को। तो टॉर्क नेट इक्वल टू, अब समझना व्हाट इज द टाउ वन। बच्चों टाउ होता क्या है, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है कि कोई एक फोर्स, मतलब फोर्स इनटू क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर यू गेटिंग दिस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो मैंने बता दिया आपको, इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ इंटू डी साइन थीटा। व्हाट इज द डी साइन थीटा, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, देखो बच्चों ये वाली डिस्टेंस थी ए और ये वाली डिस्टेंस थी ए। अब सेंटर के अबाउट यदि आप टॉर्क 1 लिखोगे, टाउ 1 लिखोगे, तो ऐसा मत कर देना क्यू ई इंटू ए कर दो, दैट इज रॉन्ग। क्यू ई इंटू ए नहीं होगा, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली, इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी तो ये वाली है। और ये कितनी होगी, तो आप रिलेशन लगा लो, आपके पास हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये होगी बच्चों ए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। तो नाउ वी कैन से कि व्हाट इज द टाउ वन, टाउ वन होगा फोर्स कितना है बच्चों, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा प्लस, ठीक है। अब टाउ टू लिखो, टाउ टू कैसे लिखोगे, फोर्स, तो फोर्स वही ऑल्सो क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो इस पॉइंट्स को मिला लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या आएगी, ये ऑल्सो ए साइन थीटा, वही रिलेशन आ गया। ये हाइपोटेनियस पता है आपको ए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ए साइन थीटा होगी। तो वी कैन से क्यू ई ए साइन थीटा, ओके। तो टाउ नेट, अब वेक्टर हटा दो क्योंकि आपने लिख लिया एक डायरेक्ट, आपको पता चल गया दोनों क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो टाउ नेट इक्वल टू 2QE ए साइन थीटा। और आपको पता है कि डाइपोल का कोई भी हम सॉल्यूशन देते हैं तो उसको किस तरह से लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट की टर्म में लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो Q और इंटू 2A, ठीक है ना, Q इंटू 2A क्या, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A होता है ना, Q इंटू बीच की डिस्टेंस, तो इसको P लिख सकते हो आप। तो व्हाट इज द टाउ नेट, तो टाउ नेट इक्वल टू PE साइन थीटा। तो बच्चों हमेशा ध्यान रख लेना, कोई भी डाइपोल यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना नेट टॉर्क लगता है, दैट इज द PE साइन थीटा। हमेशा याद रखना कितना लगता है, PE साइन थीटा। इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो टॉर्क जो रिजल्टेंट आया किस डायरेक्शन में आया, क्लॉकवाइज आया, एम आई राइट। इसका भी क्लॉकवाइज था, इसका भी क्लॉकवाइज था, दोनों को ऐड करोगे तो टॉर्क रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आया, क्लॉकवाइज आया, ठीक है। अब बात करें कि PE साइन थीटा, तो साइन थीटा लग रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होना है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हो। तो P क्रॉस E लिखूं या फिर E क्रॉस P लिखूं, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको भी क्लॉकवाइज चलना है। तो P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आर यू गेटिंग दिस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन में चलना है, P इंटू ई, P इंटू ई, तो ये क्लॉकवाइज आया। E इंटू पी करोगे तो क्या आएगा, E इंटू पी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है। तो आपको भी किस तरह से लिखना है, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आ गई बात सभी को समझ में। तो टॉर्क हमेशा ध्यान रखना, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या फिर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो PE साइन थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। तो इसके बाद समझना नेक्स्ट चीज, इसको रफ कर दूं बच्चों, ठीक है। अब मैं कुछ इसकी कंडीशंस बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्या कंडीशन बन सकते हैं, ठीक है ना, ये कंडीशन समझना आप, ठीक है। टॉर्क आ गया हमारे पास PE साइन थीटा, देखो टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। ये अपने पास क्या आया है, टॉर्क आया है, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो ये अब पता लगा सकते हैं क्योंकि P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट और थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थीटा यदि 90 रख दोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 90 पर मैक्सिमम होती है, 1 होती है, तो थीटा 90 पे ऑटोमेटिक टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 0 रख दोगे तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानी, लेकिन थोड़ा मैं और आइडेंटिफाई करूँ इसको अच्छी तरह से तो समझना मेरी बात।
एक कंडीशन क्या है हमारे पास, ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस है और ये प्लस है, और इस तरह से कोई, या फिर एक काम करो पहले जीरो का केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, उससे इजीली हो जाएगा समझ में। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है आपके पास और इस तरह से माइनस, इस तरह से प्लस, ठीक है। एक केस तो ये बताया मैंने आपको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप देखोगे तो ये एफ इधर लगेगा QE और इधर भी QE लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों फोर्स सेम रहेंगे। तो नाउ वी कैन से कि एफ नेट तो कितना होना है, यहाँ पे 0 होना है। और टॉर्क की बात करोगे तो लाइन ऑफ एक्शन सेम आया कि नहीं आया, फोर्स का आया ना। और आप ये भी तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट का कितना एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0 है कि नहीं है यहाँ पे। तो थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन 0 कितना होगा, 0। तो टॉर्क कितना आ गया, 0। तो टॉर्क भी क्या रहेगा यहाँ पे, 0 रहेगा, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई, ध्यान रखना ये चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई और टॉर्क क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम होगा, ठीक है ना। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क मिनिमम होगा, ये भी ध्यान रखना। मिनिमम मतलब कितना होगा, 0 होगा, बस टॉर्क लगेगा ही नहीं। और वैसे भी फील करके सोचोगे तो मुझे एक बात बताओ, इस तरह से कोई डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, ये ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो ये तो खिंचेगा, रोटेट थोड़ी करेगा, और रोटेट नहीं करेगा तो टॉर्क जनरेट नहीं होना। नाउ वी कैन से कि टॉर्क कितना आया अपना, 0 आया, दैट इज द इक्विलिब्रियम। ओके, चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, कि इस तरह से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी इंटेंसिटी E है और माइनस और प्लस, इस तरह से एक कोई डाइपोल रखा हुआ है। तो अब समझना इस पर फोर्स कितना लगेगा, QE, इस पर फोर्स कितना लगेगा, QE। तो फोर्स तो सेम है, तो F नेट कितना हो जाएगा इसका, F नेट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। टॉर्क की बात करोगे तो बच्चों यहाँ टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो एंगल बना हुआ है ये 90 डिग्री का, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। नाउ वी कैन से टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, PE होगा, ठीक है, ये चीज याद रखो, ठीक है। ये थीटा इक्वल टू 90 का केस था, ये थीटा इक्वल टू 0 का केस था। अब एक इंटरेस्टिंग केस और है, अभी भी एक इंटरेस्टिंग केस बच रहा है, वो ये बच रहा है कि इस तरह से मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी है E, ओके, और कोई डाइपोल रखा हुआ है, जैसे माइनस इधर और प्लस इधर, सॉरी दूसरी कंडीशन देखते हैं, प्लस इधर और माइनस इधर, ठीक है ना, इस तरह से। तो मुझे एक बात बताओ, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इस माइनस पे इधर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, इस प्लस पे इधर लगेगा, ठीक है। तो F नेट तो कितना लगेगा, दोनों का QE लगेगा, ये भी ठीक है। तो F नेट तो 0 आना है अभी भी, ठीक है। टॉर्क की बात करोगे तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और ये कौन सी कंडीशन है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कंडीशन है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब की बार पहले ये माइनस था, इधर प्लस था, अब इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया। आर यू गेटिंग दिस। तो ये कौन सी है कंडीशन, थीटा इक्वल टू 180 की, टॉर्क यहाँ पे भी मिनिमम होगा, और कितना होगा, 0 होगा। थीटा 180 रखो तो साइन 180 कितना होता है, इस फॉर्मूले से 0 होता है, तो टॉर्क कितना होगा बच्चों, 0 होगा। आई बात समझ में। तो ये भी एक क्या है, अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग केस क्या है यहाँ पे, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्टिंग केस क्या है। तो इंटरेस्टिंग केस ये है बच्चों, यहाँ समझना कि ये है अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ध्यान रखना ये चीज, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम और दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाई, रीजन क्या है इसका। तो रीजन ये है कि देखो एक बात बताओ मुझे, कि इस डाइपोल को ये जो रखा है इस कंडीशन पर थीटा इक्वल टू 0, यदि आप इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करो, स्टेबल और अनस्टेबल का पता कैसे लगाते हैं, कि यदि थोड़ा सा भी आप उसको डाइवर्ट करोगे तो वो उसी कंडीशन में आ जाना चाहिए जो पहले था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप डाइवर्ट करो, इसको इधर घुमाओ या इधर ओरिएंटेड चेंज करो इसका, ठीक है ना, कुछ एंगल पे डालो इसको। तो जैसे ही इसको एंगल पे डालोगे तो F इधर लगेगा और इधर F इसका इधर लगेगा, नेगेटिव इधर है
और पॉजिटिव इधर है, देखो नेगेटिव ये है, पॉजिटिव इधर है, तो इसको जैसे ही थोड़ा सा एंगल इधर डाइवर्ट कर दो, चाहे इधर कर दो, इधर करोगे तो इस पर भी एफ इधर लगेगा, इस पर भी एफ इधर लगेगा, तो टॉर्क क्या होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो ये इसको इधर ही घुमा के ले आएगा वापस। आप नीचे भी लेके जाओगे, जो घुमा दोगे तो फोर्स इधर और इधर की तरफ फोर्स इधर, तो ये इसको इधर रोटेट करेगा, ये इसको तो वापस इधर ही आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए आप थोड़ा सा भी इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हो तो ये उसी पुरानी कंडीशन में आ जाता है, इसलिए ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग दिस? कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, कौन सा इक्विलिब्रियम बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये अनस्टेबल क्यों है, ठीक है, ये अनस्टेबल क्यों है? देखो अब वही चीज चेक करेंगे कि यदि थोड़ा सा इसको ओरिएंटेट करके देखते हैं ये वापस उसी कंडीशन में आता है कि नहीं आता। तो अब क्या कंडीशन है, देखो इस तरह से रखा हो, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इसको थोड़ा सा इधर करो, ठीक है। जैसे इधर करोगे तो इस पर इधर फोर्स लग रहा है और इस पर इधर फोर्स लग रहा है। देखो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगेगा, ये इसको लगे, तो थोड़ा सा भी आप ओरिएंटेट करोगे इसको तो ये वापस इधर आ जाए। आ रही है बात समझ में? वापस क्या हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा। आप नीचे से कर लो, इसको नीचे से छोड़ो, तो जैसे कि ये इसको इस तरह से रखा हुआ है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ओरिएंटेट करोगे तो इस नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, और इस पॉजिटिव पे उधर की तरफ, ठीक है। तो ये उसको ऊपर वाले को इधर रोटेट करेगा और नीचे वाले को इधर रोटेट करेगा, तो वापस क्या होगा, ये फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना मेरा, वो ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को चाहता क्या है, मतलब इससे चाहता क्या है डाइपोल से। तो डाइपोल से वो ये चाहता है कि तू मेरी डायरेक्शन में आ जा, बस। आ रही बात समझ में? तू मेरी डायरेक्शन में आ जा। अब तू मेरी डायरेक्शन में कैसे आएगा, तो मैं तुझे घुमा के लाऊंगा। आ रही बात समझ में? तो घुमा के कैसे लाएगा वो, कहने का मतलब जो कोई भी डाइपोल है आपके सामने, ध्यान रखना, डाइपोल को यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो यहाँ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, यदि दोनों सेम है दैट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि दोनों सेम नहीं है, देखो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, उधर की तरफ, तो दोनों सेम नहीं है, नाउ वी कैन से दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग दिस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहता है कि डाइपोल को वो अपनी डायरेक्शन में कर ले, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तक ये कंसेप्ट थोड़ा कंप्लीट हुआ। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट? ये कर लिया, मैं रफ कर दूं इसको, ठीक है। तो बच्चों ये कंसेप्ट था टॉर्क का, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था और क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ पे। आपको फील भी आया होगा क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं कि SHM करा दे अभी, ठीक है ना। मैं बताऊंगा अभी, ऑक्सीलेशन भी करवाऊंगा, SHM भी करवाऊंगा, सारी कहानी होगी, आप पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। अब सेकंड एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म के केस में तो हमने कहानी समझ ली, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म का केस और देखते हैं, ठीक है। कि मान लो कोई हमारे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है बच्चों, और ये यूनिफॉर्म का साइन होता है वैसे तो, ठीक है ना। इस तरह से अपन पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करते हैं ना, ये यूनिफॉर्म की साइन होती है, लेकिन आप एक तरह से इसको नॉन यूनिफॉर्म मानो अभी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मानो, ओके चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। मान लो एक ये ई मत लिखो इसको, ठीक है, अब ई नहीं लिख सकते, ठीक है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक। उसके बाद में बात करें बीच की डिस्टेंस वही बच्चों 2a है, ठीक है ना, 2a डिस्टेंस है, और इसका मैग्नीट्यूड q और इसका मैग्नीट्यूड q, ठीक है ना, q मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। चलो अब वही केस डिस्कस करते हैं कि कितना फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। चलो अब देखो कि कोई मान लो, मैं मान लेता हूँ कि जहाँ ये पॉइंट ये माइनस चार्ज रखा हुआ है, माइनस का q चार्ज जहाँ पर रखा हुआ है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस DE। थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और थोड़ा सा चेंज मतलब ये अभी आप देखो क्वेश्चन में इंक्रीज बोले डिक्रीज बोले कुछ भी बोले, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंक्रीज मान के सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर E प्लस DE लिख दिया। डिक्रीज से करोगे तो E माइनस DE आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस?
समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए ध्यान रखना। और बच्चों ये जो 2a डिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए इसको dr मान लो, ठीक है, इसको dr मान लो। कहने का मतलब ये तो आपको पता है कि डाइपोल जो होता है उसके बीच की दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। तो नाउ वी कैन से कि दैट इज द dr, ओके। और यहाँ इस पॉइंट पर मान लो ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस b पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस डी, ठीक है। तो वही चार्ज रखे हुए हैं दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है ना, इसका नहीं है, ठीक है, ये दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को रखा है, ठीक है। तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, QE, ठीक है। तो Q तो है ही इसका और E प्लस DE, ठीक है ना, E प्लस DE। अब बात करें माइनस की, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इधर लगेगा QE, ठीक है ना, कितना, QE। तो QE क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस डी। नाउ वी कैन से Q ब्रैकेट में E प्लस DE, ओके। चलो ठीक है यहाँ तक। तो अपन नेट फोर्स निकालते, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि या ये वाला फोर्स ज़्यादा है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। तो नाउ वी कैन से कि एफ नेट इक्वल टू Q ब्रैकेट में E प्लस DE माइनस QE, ओके। एफ नेट इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो QE प्लस QDE माइनस QE, और QE से QE गया तो फाइनली जो एफ नेट आया ना बच्चों वो कितना आया, QDE आया, ठीक है। अब इस तरह से छोड़ना भी सही नहीं है इसको, QDE। अपने को पता है कि डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के टर्म में हमें आंसर देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी नहीं छोड़ सकते, तो इसको थोड़ा सा मैं और आगे कन्वर्ट कर रहा हूँ। आंसर सही चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ कि एफ नेट इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, देखो एक बार, ये DE है और ऊपर नीचे DR, और DR से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? DR से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, Q इंटू DR, व्हाट इज दिस, Q इंटू DR, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। P इक्वल टू Q इंटू बीच की डिस्टेंस, that is called the dipole moment. Now we can say Q into dr, what is this, that is also dipole moment, okay. तो F net equal to P dot DE by dr, ये फॉर्मूला सही है, ठीक है ना, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। टॉर्क का कंसेप्ट ज़्यादा बनता नहीं है यहाँ से, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, और आता भी है तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वही फोर्स लगाओ आप, ठीक है, और टॉर्क निकालो, ठीक है, वही इंटीग्रेट हो गया। क्वेश्चन करा दूंगा, चाहे मैं क्वेश्चन एक करा दूंगा, बस आता नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला आया P डॉट DE बाई DR। ये फॉर्मूला बच्चों लर्न तो आप कर लोगे, लेकिन व्हाट इज द P और व्हाट इज द DE बाई DR, ये डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। समझो, व्हाट इज द DE बाई DR, चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंज ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। जो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे आपको बोल दिया गया कि कोई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू एक्स स्क्वायर, E इक्वल टू 2x स्क्वायर, इस तरह से कोई x पे डिपेंड करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ठीक है, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखना। तो DE बाई DR करना है इसका, और उसके बाद डाइपोल मोमेंट किसका आएगा, इसका आएगा, और नाउ वी कैन से कि दैट इज द एफ नेट, वो क्या होगा, उस पर एफ रिजल्टेंट होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा लर्न कर लेना, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ आगे। कर लिया बच्चों नोट, यहाँ तक कर लिया सबने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। कुछ 2-3 क्वेश्चन अच्छे करा देता हूँ मैं इसके, देखो एक बार टॉर्क के, ठीक है, और आते भी बच्चों क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। कोई हमारे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक रॉड है बच्चों, वो पहले इस तरह से रखी हुई थी, ठीक है ना, ये इस तरह से रॉड है, ठीक है ना,
इस रॉड की जो लेंथ है वो है बच्चों L और इसका मास है M, ठीक है। और ध्यान रखना कि यहाँ पर इसके सिरे पर, जिसको बोलते हैं पॉइंट लास्ट वाला, ठीक है, तो माइनस चार्ज रखा हुआ और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का, ये भी Q और ये भी Q, ठीक है। अब करना क्या है कि कंडीशन क्या करनी है अपने को कि ये किया है हमने कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायग्राम दूसरा बना रहा हूँ, ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी। उसके बाद हुआ क्या कि इसको मैंने थोड़ा सा एक थीटा एंगल पे क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। जैसे ये माइनस था इधर की तरफ Q चार्ज, इधर प्लस था Q चार्ज, बीच की डिस्टेंस थी अपनी L, ओके, और M मास था, ठीक है ना। इसको मैंने थीटा एंगल पे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। पहले इस तरह से रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट कर दिया, ऐसे, ठीक है ना। और ध्यान रखना थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब कि थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इतना सा मैंने इसको क्या किया, ओरिएंटेड किया, मतलब चेंज किया इसके पोजीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि पहले तो ये डिफाइन करो कि ये SHM तो नहीं, एंगुलर हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं करेगा, या फिर ऑक्सीलेशन करेगा, क्या चीज करेगा। यदि एंगुलर हार्मोनिक मोशन करता है तो आपको टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस रॉड, ठीक है ना। इस रॉड का टाइम पीरियड फाइंड करना, और टाइम पीरियड जब करना है जब ये एंगुलर हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। चलो पहले तो ये कंफर्म करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, दो SHM आपने पढ़ा होगा ना, तो SHM में एक कंडीशन होती है F इक्वल टू माइनस KX, ये लीनियर हार्मोनिक मोशन की होती है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको बोलते हैं। और एक इक्वेशन होती है अपनी अल्फा इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होती है एंगुलर हार्मोनिक मोशन की कंडीशन, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यदि हम इस इक्वेशन को ला देते हैं, नाउ वी कैन से कि दैट इज द एंगुलर हार्मोनिक मोशन, और फिर हम टाइम पीरियड इसका फाइंड कर देंगे, ठीक है ना। चलो चेक करते। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है दैट इज द PE sin थीटा। नाउ वी कैन से थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके। तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो। तो टॉर्क इक्वल टू PE और थीटा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है कि टॉर्क क्या होता है, I मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, और मान लो इसको इनटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। ध्यान रखना, किसी को याद नहीं हो तो इस तरह से फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। सेंटर की रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू PE थीटा, ओके। और IO को नीचे लेके जाओगे तो अल्फा इक्वल टू PE अपॉन IO ब्रैकेट में थीटा, ठीक है ना। ध्यान रखना, आ रही है बात समझ में। अब एक चीज समझना कि इससे रिलेट करो, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस और है, तो बच्चों माइनस तो ऑब्वियसली होना है, इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क है, दैट इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क जानते हो ना, जैसे कोई रस्सी है, उस रस्सी को आप घुमा रहे हो ऑटोमेटिक फिर वापस वो उसी पोजीशन में आती है नहीं आती, दैट इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग टॉर्क, ओके। तो रीस्टोरिंग टॉर्क है कि नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन तो अपने आप आएगा, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो नेगेटिव आप मान सकते हो, ठीक है। नेगेटिव आपको भी पता है कि वापस इसी पोजीशन पे आना है, ठीक है। तो दैट इज द ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा। और नाउ वी कैन से कि दैट इज द एंगुलर हार्मोनिक मोशन, नाउ वी कैन से दैट इज द एंगुलर हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एंगुलर हार्मोनिक मोशन करेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए, तो ठीक है, T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है ना। T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा ये रहा अपना। तो T इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा लिखोगे तो अंडर रूट में व्हाट, ये क्या है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। इस इक्वेशन का कंपैरिजन करो, ये ओमेगा स्क्वायर है, PE अपॉन IO, और ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में PE अपॉन IO, ठीक है। इसको करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, IO अपॉन PE आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है सबके, ठीक है। इसके बाद में अभी और भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। मुझे एक बात बताओ, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, और सेंटर की रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द IO,
IU इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, कितना होता है, ml²/12 होता है। या आपने पढ़ा होगा, रिजिड बॉडी पढ़ी होगी जब 11th क्लास में, ठीक है ना। तो 2 पाई अंडर रूट में ml²/12 PE, ठीक है बच्चों। तो इतना इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, ध्यान रखना, इतना क्या होगा इसका टाइम पीरियड होगा। T = 2 पाई अंडर रूट में ml²/12 PE, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यहाँ तक कर लिया बच्चों, नोट कर लिया। तो इस तरह से हमें टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी और भी अच्छा क्वेश्चन है, नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं करा देता हूँ इसको, देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है सभी को। चलो ठीक है ना, देखो एक बार पूरी वीडियो देखना विदाउट स्किप किए, फिर टॉर्क का फोर्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा यहाँ से, ठीक है, समझना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कि इस तरह से एक ओरिजिन है, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, और ये अपना ओरिजिन है ये वाला, ठीक है। तो एक डाइपोल रखा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है, इस तरह से डाइपोल रखा, दैट इज द P1I कैप, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ओरिजिन पे जो डाइपोल रखा हुआ है, ये बोला गया है कि ओरिजिन पे जो डाइपोल रखा हुआ है उसका डाइपोल मोमेंट P0I कैप, और एक डाइपोल बच्चों बताया है इसने कि D,0 पे या R,0 पे, चलो R,0 पे रखा हुआ है, और जिसका डाइपोल मोमेंट है, सॉरी इसको P1 मानो और इसको P2 मान लो, ठीक है, P2I कैप, ठीक है ना। इस तरह से दो डाइपोल रखे हुए, तो यहाँ से D डिस्टेंस पे दूसरा डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे, और ये है अपना इस तरह से रखा हुआ बच्चों, ठीक है, ये है अपना P2I कैप, ओके। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द डाइपोल, डाइपोल के बीच में कितना इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन है, कैसे देखो समझो, देखो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा, ये तो समझ रहे हो ना। तो एक पर फोर्स निकाल दो किसी पर, ठीक है। अब देखो कि मैं इस पर फोर्स निकालता हूँ, ठीक है ना, इस पे फोर्स निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F2 = इस पर मैं मान लेता हूँ ये इस पर इधर F1 लगा रहा है तो ये इस पर F2 लगा रहा है, ठीक है, और F1 = F2 होगा, ठीक है, ये तो पता है आपको, ठीक है। लेकिन इस पर मैं फोर्स बता रहा हूँ, तो F2 = फॉर्मूला बताया था आपको, याद हो तो P = dE/dr, ठीक है बच्चों। P2 = dE1/dr होगा एक्चुअलिटी में। वाई, रीजन क्या है, देखो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण ये डाइपोल है, इसके एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2kP/r3, एम आई राइट, 2kP/r3। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेरिएबल होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरा वाला डाइपोल रखा हुआ है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दूसरा वाला डाइपोल रखा हुआ है। अब इस डाइपोल पर फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और मैंने ये कहा भी था कि दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखा हुआ है और यूनिफॉर्म है, देन वी कैन सी कि Fnet 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो Fnet 0 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको चेंज बताना है, इसमें dE/dr जो करते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का वाला है, ठीक है, और किसका, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो उसका डाइपोल मोमेंट आता है। ये तो डेरिवेशन कराया था अभी, इस तरह से डेरिवेशन था कि नहीं था, मान लिया था मैंने कि यहाँ पर E है, यहाँ E + dE है, तो इसका डाइपोल लिखा था P और dE/dr कर दिया था। तो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने डिफरेंशिएट किया था विद रेस्पेक्ट टू R, देन वी कैन से कि अब फोर्स निकाला था हमने, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर F2 = P2, व्हाट इज द P2, तो P2 क्या है समझो, ये P1 है बच्चों, है ना, ध्यान रखना। तो P2 तो चलो P2 ये दे रखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द dE1/dr, तो d/dr करो, और E1 कितना होगा, इसके कारण इसके एक्सियल पॉइंट पर ये D डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसको R डिस्टेंस ही मान लो सेम, ठीक है, ये R,0 दिया था मैंने, ठीक है। तो R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, तो R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2kP1 इसका अपॉन R3,
सही है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp, एक्सियल पर कितना होता है 2kp अपॉन आर क्यू, इक्वेटोरियल पर कितना होता है kp अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूले। आर कोमा थीटा पे कितना होता है kp अपॉन आर क्यू अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो वी कैन से कि E1 की वैल्यू कितनी आएगी 2kp1 अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर, तो F2 इक्वल टू P2 बच्चों कांस्टेंट है, ये बाहर ही है तो खुद का ही। ठीक है, 2 कांस्टेंट, K कांस्टेंट और P1 कांस्टेंट। ठीक है, और dy/dr करना है किसका r की पावर -3 का। r की पावर n का किस तरह से करते हैं, कर दो इस चीज़ को। F2 इक्वल टू 2kp1 P2, और इसको करोगे तो बच्चों क्या आएगा, इसको करोगे तो r की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। ठीक है, आई बात समझ में। तो F2 इक्वल टू 2kp1 P2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से आप सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आएगा r की पावर -2। ठीक है, और ये बचेगा नीचे -2। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तरीके से तो 2 से तो 2 गया, तो -kp1 P2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। सॉरी बच्चों, सॉरी, सुनो, इंटीग्रेट कर दिया इसको मैंने, डिफ्रेंशिएट करना है ऐसे, सॉरी, वेरी सॉरी, डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सिंपल हो जाएगा, -3 r की पावर -4। ठीक है ना, -3 -1 हो जाएगा। ठीक है, F2 इक्वल टू -6kp1 P2 अपॉन r की पावर 4। सॉरी। ओके, तो मैंने ये इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है ना, गलती से। ठीक है, दिमाग में ना रहा तो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अब नोट कर लो इसको, कर लिया बच्चों नोट, अब कर लिया आपने। चलो दूसरी चीज़ और मैं समझाता हूँ इसमें। ठीक है, अपन ये मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो मैग्नीट्यूड की बात करें सब जगह, तो ये मैग्नीट्यूड का खेल हुआ है। अब पूछे आपसे डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, तो समझना इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा। ठीक है, और इधर माइनस होगा और इधर की तरफ प्लस होगा। आर यू गेटिंग दिस। अब मुझे एक चीज़ समझाना कि यहाँ से बात करें, इस पॉइंट से बात करें, तो जैसे माइनस डोमिनेंट होगा इधर का, तो इधर का प्लस डोमिनेंट होगा, तो दोनों में आपस में ध्यान रखना एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रहा यहाँ पे, समझ में आ गया ना ये वाला कंसेप्ट, क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, इसको रफ कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 समझना, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल, इतना लॉजिकल है कि आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, यदि आ गया तो ठीक है। ये अपने पास इस तरह से बच्चों एक रिंग है, ठीक है, और रिंग एक यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है ना, रिंग क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। ये इसकी एक्सिस है बच्चों, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, एक्सिस है। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से एक्सिस पर एक पॉइंट है r/√2 पर, यहाँ एक डाइपोल रखा हुआ है P1। ठीक है, डायरेक्शन दे रहा है कि P0 i कैप। ओके, इस तरह से, क्लियर। और इसकी रेडियस गिवन है आपको r। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है अपना सिंपल कि फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है ना, डाइपोल और रिंग के आपस में बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, चलो करते हैं। ठीक है, अब बच्चों करना क्या, मतलब फोर्स लगेगा क्यों, पहले फील करो इस चीज़ को। क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, 1 मिनट में कर दूंगा मैं इसको तो, लेकिन फील करो कि फोर्स लगेगा क्यों। वो इसलिए लगेगा कि इस रिंग के कारण इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होता है ये याद होना चाहिए बच्चों। मैंने कराए सारे डेरिवेशन कराए मैंने, बिल्कुल एक से एक अच्छी तरह से कराए मैंने। ठीक है, KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी एक्सिस पर। आर यू गेटिंग दिस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरिएबल होगा ना, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अभी पहले देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में एक डाइपोल रखा था, उस डाइपोल का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, इस डाइपोल का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, नॉन यूनिफॉर्म आया था। सेम रिंग का भी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना, और रिंग का जब नॉन यूनिफॉर्म होगा यहाँ पे, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स लगना ही लगना है। ठीक है ना,
यूनिफॉर्म में रखा होता ना तो फोर्स जीरो हो जाता। मैंने बताया आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल रखा हुआ है तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म में रखा हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब समझना मेरी बात को, तो फॉर्मूला क्या होता है, F2 इक्वल टू, इस पॉइंट पर F2 इक्वल टू P2 इंटू DE1 अपॉन DR। व्हाट इज द E1? इस रिंग के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, दैट इज द E1। इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतना होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे DE1 बाई DR, और कितनी डिस्टेंस पर, डिस्टेंस भी दे रखी है, x की वैल्यू आप रख सकते हो R/√2 पर। इसको डिफरेंशिएट करोगे, समझना पहले मैं आपको बता दूं करना क्या है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, और कितने पर, R/√2 पर डिफरेंशिएट करोगे, देन फिर जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेना इधर, और इस P2 को लिख लेना, और देन अपने पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इतना लंबा करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? यदि आपको याद हो, देखो मैंने पहले ही कहा था कि फॉर्मूले आपको याद हो, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रीज़न क्या है इसका, देखो समझना कि मुझे एक बात बताओ, रिंग के कारण जो ग्राफ बनाया था, याद है आपको, इस तरह से ग्राफ आया था, ठीक है। रिंग के कारण जो ग्राफ बना था वो इस तरह से बना था कि सेंटर पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, और उसके बाद ग्राफ ऊपर गया था, फिर इस तरह से डाइवर्ट हुआ था, ठीक है। और ये पॉइंट आया था मैक्सिमम का, ठीक है, और ये पॉइंट मैक्सिमम का कहाँ आया था, R/√2 पर आया था। मैक्सिमम कैसे निकालते, कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जैसे ये वाला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इसका dy/dr करोगे आप, dy/dr करोगे तो इसका क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। और देन r की वैल्यू आप dy/dx करोगे, सॉरी dy/dx करो या dy/dr करो, ये आपने r मान लिया, मान लो डिस्टेंस को, तो dy/dr करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें r की जगह आप कितना रखोगे, R/√2 रखोगे, तो वो जीरो आनी है कि नहीं आनी, dy/dr। जीरो कहाँ होता है, dy/dr, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r कहाँ पर जीरो होगा, कहाँ पर जीरो होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर जीरो होता है कि नहीं होता। तो मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के कारण मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। ग्राफ पे देखो आप, R/√2 पर मैक्सिमम होता है कि नहीं होता। ये मैंने कराया आपको, सारी ट्रिक भी बताई है इसकी बहुत अच्छी मैंने, कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उससे, कहीं का भी हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, R/√2 पर कितना होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और उसका तुम dy/dr करोगे तो ये वैल्यू तो जीरो आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। नाउ वी कैन सी कि F2 कितना होगा, जीरो होगा, फोर्स लगेगा ही नहीं इस पे, इस डाइपोल पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। देखते क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। लेकिन आपको यदि ये दिमाग में क्लिक नहीं किया R/√2 पर मैक्सिमम होता है, तो आप पूरा सॉल्व करोगे, इसको 5 मिनट 7 मिनट इसमें निकालोगे तो टाइम स्पेंड होगा। इसलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले अपनी उंगली पर याद होने चाहिए, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी आपको पूरी कंप्लीट, तो फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अरे बात समझ में क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, और एक थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड करूँगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है केवल, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, SC वर्मा का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सेकंड का, ठीक है ना, गॉस लॉ का, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है समझना, कि कोई चार्ज है, ठीक है ना, इसने क्वेश्चन में क्या बोला समझना, पूरी थ्योरी तो मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन की, लेकिन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कि कोई चार्ज है, उस चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, ठीक है। कोई चार्ज अपना Q, कुछ भी मानो, Q माइनस प्लस Q मानो, माइनस Q मानो, कुछ भी मानो, लेकिन उसके कारण कोई एक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। और उस फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है, ठीक है ना, उस फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि एफ नेट जो होगा वो हमेशा जीरो होगा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। दूसरा बोला उसने कि एफ नेट ये मस्ट जीरो, ठीक है। दूसरा बोला है कि एफ नेट मे बी जीरो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोला उसने कि टॉर्क मस्ट बी जीरो, और फोर्थ बोला है उसने कि टॉर्क मे बी जीरो,
बच्चों देखो एससी वर्मा में जितने भी क्वेश्चन है मस्ट और मे वाले, ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, मस्ट होगा क्या मे होगा, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो एक बात समझना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो किसी चार्ज के कारण जनरेट हुआ है। ठीक है, इस तरह से प्लस क्यू है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, फील्ड लाइन कैसे बनती है, ऐसे बनती है ना, इसके कारण इस तरह से फील्ड लाइन बनती है ना बच्चों, इस तरह से। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। नाउ वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ओके, तो नाउ वी कैन सी कि दैट इज द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना मेरी बात, क्वेश्चन घुमाया गया है बस, वेरिएबल मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को आप रखते हो तब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन बोल दिया आपसे चार्ज के कारण जनरेट हुआ, लेकिन समझो तो सही चार्ज के कारण कैसा फील्ड जनरेट होगा, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आप टॉर्क को रखते हो, डाइपोल को रखते हो, तो डाइपोल को रखोगे तब ये कंडीशन देखनी है आपको। ठीक है, चलो रख के देखते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना था, तो माइनस इधर रखा था, प्लस इधर रखा था, तो इधर F कुछ रहेगा F1, इधर कुछ रहेगा F2। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में, बीच की डिस्टेंस रहनी है कुछ ना कुछ, आप इस तरह से रख लो चाहे इस तरह से रख लो, कैसे भी रख लो, तो मस्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, एफ नेट मस्ट बी 0, दैट इज द रॉन्ग। एफ नेट मस्ट भी पॉसिबल ही नहीं, मस्ट तो कह रहे हो, मे भी 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस तरह से डाइपोल रखोगे किसी को, माइनस प्लस चाहे कैसे भी रखोगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मानो E1 है, यहाँ E2 है, तो यहाँ फोर्स लगा आपके पास QE1 और यहाँ लगा आपको QE2, तो फोर्स एफ नेट 0 होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना पड़ेगा, फोर्स 0 होने के लिए, एफ नेट 0 होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम होना पड़ेगा, E1 इक्वल टू E2 होना पड़ेगा, और दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नाउ वी कैन सी कि ना तो एफ नेट मस्ट बी 0, ना ही हम कह सकते हैं कि एफ नेट मे बी 0। ओके, तो दोनों चीज गलत है। ठीक है, चलो थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं कि टाउ नेट मस्ट बी 0। तो देखो टाउ नेट मस्ट बी 0 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब यूनिफॉर्म में रखते हैं ना हम, यूनिफॉर्म में तब भी टाउ निकलता है अपना पी साइन थीटा, तो नॉन यूनिफॉर्म में तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है कि मस्ट बी 0, नॉन यूनिफॉर्म में तो कैसे भी कह नहीं सकते कि मस्ट बी 0, तो ये ऑप्शन भी गलत है। टॉर्क नेट मे बी 0, तो ये हो सकता है, इसका रीजन क्यों है, देखो कि मान लो इस तरह से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, समझना मेरी बात, इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस है और ये प्लस है, और इस तरह से, ठीक है, ध्यान से समझना कि इधर फोर्स लग रहा है मान लो QE1 और इधर लग रहा है QE2, तो यहाँ पर एफ नेट निकल सकता है, ये तो निकलेगा, एफ नेट तो ना मस्ट भी 0 हो ना मे भी 0 हो, क्योंकि एफ नेट 0 हो गया तो E1 और E2 इक्वल होने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, लेकिन टॉर्क नेट में भी 0 हो सकता है बच्चों, हो सकता है, उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अलाइनमेंट में आप इसको रख दो। फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, समझना, लोड नहीं लेना, समझना, एफ आर साइन थीटा, बेसिक फॉर्मूले पे जा रहा हूं मैं, एफ आर साइन थीटा होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर यदि थीटा 0 हो जाए, क्या कंडीशन हो सकती है टॉर्क 0 होने की, या तो फोर्स 0 हो, और ये तो 0 हो ही नहीं सकती, डिस्टेंस, थीटा 0 हो जाए, कहने का मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच का जो एंगल है ना वो 0 हो जाए, तब हम कह सकते हैं, कहने का मतलब थीटा जो है ना ये 0 हो जाए, तो साइन 0 तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट में यदि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रखते हो तो उस केस में टॉर्क 0 हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मस्ट भी 0 हो हर कंडीशन पे, यूनिफॉर्म में ही नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म में तो क्या टॉर्क 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए टॉर्क नेट 0 में भी पॉसिबल है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है फोर्थ में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। क्लियर है? तो आज का मेरे हिसाब से सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप ग्रुप हैं, पेजेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, ट्विटर है अकाउंट, सारे कहानी मैंने कंप्लीट कर रखी है, तो कहीं से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और आराम से एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, और कोई भी डाउट आए तो कंसल्ट कीजिए, ठीक है ना। डिस्टर्ब होना नहीं है, अपने एम पर सीधा जाना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, 4th लेक्चर रहेगा, और 5th लेक्चर रहेगा हमारा किसका, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ का। देन वी कैन से, तब मैं कह सकता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कराई है विद एडवांस लेवल। 34 लेक्चर हो गए अपने, उसके बाद पूरे एससी वर्मा के सॉल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है ना। कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 80 से 85 लेक्चर 1 आवर के यूट्यूब चैनल पर शायद ही किसी ने डाले हो, मैंने डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करते रहिए, मैं हर तरह से हर टॉपिक के इसी तरह से आपको मैं सॉल्यूशन देता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।